नमस्कार, हिंदी सेतु में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे संधि और आज संधि का अंतिम विषय है हमारे पास विसर्ग संधि। इसमें हम पूरा कंप्लीट कर देंगे आपको और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि मैम नेक्स्ट टॉपिक कब लेकर आओगे, तो इस वीडियो के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा। आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं आप बता देना, अन्यथा मैं अपने आप से शुरू करूँगी, ठीक है। तो आज हम करेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का जो पहला नियम बनता है वो ये बनता है कि अगर विसर्ग के सामने कोई घोष ध्वनि आ जाए। अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, घोष ध्वनि क्या होती है। मैंने पहले भी वीडियो में आपको करवाए थे। घोष और अघोष का बहुत अधिक इसमें भूमिका होती है। तो घोष ध्वनि जो होती हैं, सारे स्वर सारे वो घोष हैं। जब इनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है तो वहाँ पर घोष ध्वनि होती है, ठीक है। तो सभी स्वर क्या हैं? घोष हैं। इसके अतिरिक्त तो और क्या घोष है? प्रत्येक वर्ग का, जैसे मैंने आपको 5 वर्ग बताए थे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ठीक है। पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो क्या है? घोष है। तो जैसे तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ठीक है। पांचवा वर्ण क्या है? घोष है। तो अब हमारा जो विसर्ग संधि का पहला नियम है वो क्या बनता है कि विसर्ग से पहले अस्वर हो, ठीक है। विसर्ग से पहले अस्वर हो और उसके सामने घोष ध्वनि आ जाए, ठीक है। घोष ध्वनि कोई स्वर आ जाए या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए या य र ल व ह आ जाए, तो क्या परिवर्तन होता है? तो हमारा यह परिवर्तन होएगा, घोष ध्वनि आते ही ओ में परिवर्तित हो जाएगा विसर्ग, ठीक है। ओ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हम करके देखते हैं यहाँ पर कि जैसे ओ में तो परिवर्तित हो जाएगा, और यदि स्वर होगा सामने यदि स्वर होगा तो उस स्वर का लोप हो जाएगा और विसर्ग जो है वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे स प्लस अहम है, ठीक है। तो ये हमारा विसर्ग है। सामने क्या आ गया? अ आ गया, जो कि घोष है। और अब हमारा परिवर्तन क्या होना चाहिए? विसर्ग बनेगा ओ में परिवर्तित, तो बन जाएगा सोहम, ठीक है। जैसे तप है प्लस में बल है, ठीक है। अब ब यहाँ पर कौन सा आ गया हमारे पास? ब आ गया तीसरा, चौथा, त थ प फ ब तीसरा वर्ण है, वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया ब, और यहाँ पर तीसरा वर्ण यानी घोष आ गया, तो विसर्ग हमारा किस में चेंज हो जाएगा? ओ में। तो यहाँ पर बन जाएगा तपोबल, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पर अ था, इस अ का लोप हो गया, यहाँ से स जो है वो ओ में स के साथ ओ की मात्रा लग गई और सोहम बन गया, ठीक है। जैसे तपह प्लस भूमि है, ठीक है। तो क्या बनेगा? तपोभूमि। जैसे यशः प्लस अभिलाषा है, अभिलाषा। अब यहाँ पर अ है, स्वर आ गया, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग से पहले इसके अंदर क्या है? अ है, तो हमारा बनेगा यशोभिलाषा, शोभिलाषा, ठीक है। जैसे यशः प्लस धरा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध, त थ द, त थ द ध, यहाँ पर चौथा वर्ण आ गया और विसर्ग से पहले अ है, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा यशोधरा, ठीक है। अब हम इन उदाहरणों के माध्यम से करते हैं ताकि आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। जैसे यश है प्लस में दा है, विसर्ग है, पहले अ है, सामने त थ द तीसरा वर्ण आ गया, तीसरा ये है, तो यहाँ बन जाएगा हमारा यशोदा, ठीक है। जैसे मन है प्लस अनुकूल है, अब अ आ गया यहाँ पर, ये स्वर आ गया यहाँ पर, और स्वर आ गया विसर्ग से पहले अ है, तो यहाँ पर बन जाएगा मनोनु,
अनुकूल। अ का लोप हो जाएगा, मनोनुभूति, मनोनुभूति, मनो मनोनुसार, परोक्ष, मनोयोग, अब देखो यहाँ पर यहाँ पर स्वर था तो इसका लोप हो गया, इसका भी लोप हो गया, लेकिन यहाँ पर व्यंजन है। अब यह जो है वो अंतस्थ व्यंजन है जो कि घोष है, और यहाँ पर ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा, और विसर्ग का क्या हो गया, ओ बन गया। जैसे मनोविकार, जैसे रजोगुण, जैसे मनोव्यथा, मनोरंजन, अधोगति, तपोधन, और मनोहर। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया कि अ के बाद यदि विसर्ग है और सामने घोष वर्ण आ जाए, घोष ध्वनि आ जाए, तो किस प्रकार से विसर्ग जो है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो, ये तो था हमारा विसर्ग से पहले यदि अ हो। अब दूसरा नियम क्या है हमारा, कि विसर्ग से पहले ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए, ऊ आ जाए, और सामने घोष हो, तो क्या परिवर्तन होगा। देखो यहां पर भी घोष आप समझ गए होंगे। देखिए अब हम शुरू करते हैं। ई यानी कि ई विसर्ग से पहले ई और ऊ आ जाए तो किस प्रकार से परिवर्तन होगा, और विसर्ग के बाद यदि घोष वर्ण हो। अब घोष वर्ण वही जो यहाँ पर थे, ठीक है, स्वर और व्यंजन। व्यंजन कौन से, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन और ह। ठीक है, तो अब जैसे हम यहाँ पर करके देखते हैं, जैसे बही, अब क्या परिवर्तन होगा, सॉरी मैंने आपको ये नहीं बताया, यहाँ पर तो ओ में परिवर्तित हो गया था, ठीक है, और यहाँ पर जब घोष वर्ण के साथ संधि होगी तो र में परिवर्तित हो जाएगा। र कौन सा, आधा, ठीक है, तो बही ही जैसे अंग है। अब यहाँ पर क्या आ गया, स्वर आ गया, यहाँ पर विसर्ग है, और विसर्ग से पहले क्या है, ई है, छोटी ई आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा ये नियम बनता है, और इस नियम के अनुसार जो है वो संधि होने के बाद र में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बनेगा बही। अब ये जो है र था, र आधा बना था, लेकिन अ इसके अंदर जुड़ जाएगा तो बहिरंग हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है जैसे ज्योति ही प्लस आदित्य है जैसे। ठीक है, तो क्या बनेगा, विसर्ग का र बन जाएगा, र कौन सा, आधा, सामने क्या है, आ है। ठीक है, तो ज्योतिरादित्य बन जाएगा, ज्योतिरादित्य, ज्योतिरादित्य बनेगा, ज्योतिरादित्य। ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, र यहाँ पर आएगा। अब जैसे यजुहु प्लस वेद है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊ आ गया है, छोटा ऊ आ गया, सामने विसर्ग है, और यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन आ गया। अंतस्थ व्यंजन य र ल व होते हैं और वो घोष हैं, तो ये आ गया, तो किस में परिवर्तित होगा, र में, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा यजुर्वेद। अब देखो जैसे आशी ही प्लस वचन है जैसे, तो क्या बन जाएगा, आशीर्वचन बन जाएगा, आशीर्वचन।
आशीर्वचन, जैसे आशी ही प्लस वाद आ गया। अब देखिए आशीर्वाद शब्द लिखते वक्त आप गलती करते हैं। अब आपने ये संधि सीख ली तो फिर आप गलत नहीं करेंगे। अब र बनना है हमारा, ठीक है। तो हम जब उच्चारण करेंगे इसका आशीर्वाद, यानी श जो शी बोलेंगे उसके बाद र आ रहा है, तो उसके बाद आ रहा है तो यहाँ पर लगेगा, आशीर्वाद बन जाएगा इसका, ठीक है। और अब हम ये करके देखते हैं यहाँ पर, जैसे प्रादुः ऊ आ गया, ऊ ये रहा हमारा, यहाँ पर घोष व्यंजन आ गया तो इसका बन जाएगा प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव। बहिर्मुखी, बहिर्मुखी। आगे है आयुर्वेद, आयुर्वेद। फिर है धनुर्धर, धनुर्धर। अब ध के ऊपर र आ जाएगा यहाँ पर, धनुर्धर। जैसे धनुर्विद्या बन जाएगा इसका, तो वी के ऊपर आ जाएगा धनुर्विद्या। फिर है आविर्भूत, आगे है द्वि प्लस आगमन आ गया तो द्विरागमन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये विसर्ग मैंने नहीं लगाया था, यहाँ विसर्ग आएगा और विसर्ग से पहले क्या है, छोटी ई है, ठीक है। और विसर्ग के बाद क्या आ गया, स्वर आ गया, घोष आ गया, तो क्या बनेगा, र बनेगा आधा, ठीक है। आधा र बन गया, लेकिन सामने क्या आ गया, आ है, तो यहाँ पर इसके अंदर आ मिल जाएगा तो रा बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा द्विरागमन, द्विरागमन। आविर्भाव। अगर व्यंजन आते हैं तो ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा और र इसके ऊपर आ जाएगा, लेकिन अगर स्वर आ जाता है तो र के अंदर स्वर की मात्रा जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा आविर्भाव, आविर्भाव। अब देखिए धनुर्वेद, ज्योतिर्मय। देखिए अब हमने जो विसर्ग संधि की है, हमने पहले की है अस्वर, विसर्ग से पहले अस्वर आ जाए और उसके सामने कोई घोष ध्वनि आ जाए तो अ जो है, जो विसर्ग जो है वो ओ में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। दूसरा नियम हमने किया है ई और ऊ आ जाए, उसके सामने कोई घोष ध्वनि आ जाए तो वह जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, र, आधा र में परिवर्तित हो जाएगी। और इस प्रकार से इसके उदाहरण बनते हैं। अब ये तो हमने सीखा विसर्ग का घोष ध्वनि से मेल होने पर क्या परिवर्तन होता है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं जिसमें विसर्ग का अघोष ध्वनि से मेल हो जाए तो किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अब विसर्ग संधि में देखिए हमने पहले की है घोष के साथ संधि, अब हम करते हैं अघोष के साथ, इसके बाद हमारी विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगी। तो एक बार हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। जैसे विसर्ग है यहाँ पर और इसके सामने तालव्य अघोष आ जाए। एक बार मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगी कि तालव्य जहाँ पर तालु से उच्चारण होता है, जैसे च वर्ग है हमारा, च छ ज झ य, तालु से उच्चारण होता है और हमारे पास 3 श हैं, ठीक है, श श और स, ठीक है। तो ये जो श है हमारा, इसका होता है तालु से, च के साथ, इसका च के साथ आता है ये श। क्यों आता है? क्योंकि च का उच्चारण स्थान भी वही है और इसका भी वही है, इसको तालव्य श बोलते हैं, ठीक है। अब इसका ये जो श है इसको मूर्धन्य श बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ट वर्ग का जहाँ से उच्चारण स्थान है, ट ठ ड ढ न, जहाँ से उच्चारण स्थान है मूर्धा से, इस श का उच्चारण भी उसी से है, इसलिए ये इस वर्ग के साथ आता है। और एक ये स है हमारा, इसको हम बोलते हैं दंत्य स। अब दंत्य स का कहाँ से उच्चारण होता है? जो तवर्ग का उच्चारण होता है, तवर्ग का जो उच्चारण स्थान है दंत्य त थ द ध न, वहीं से ही स भी, वहाँ वही जो है दंत्य जो है वो स का भी उच्चारण स्थान है। तो अब देखिए जब विसर्ग के साथ तालव्य अघोष आएंगे, तालव्य अघोष का अर्थ है कि च और श आएंगे,
तो वह किस में परिवर्तित हो जाएगा? श में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आह प्लस में चर्य है, जैसे आह प्लस में चर्य आ गया, ठीक है। तो अब च है, च यहाँ पर क्या है? तालव्य है, ठीक है। तो किसका आगम हो जाएगा? इस श का आगम हो जाएगा। और विसर्ग जो है, विसर्ग किस कौन से श में परिवर्तित हो जाएगी? तालव्य में परिवर्तित, तालव्य श में परिवर्तित हो जाएगी। तो हमारा बन जाएगा आश्चर्य, ठीक है। अब देखिए, जैसे विसर्ग का मूर्धन्य अघोष व्यंजन, अगर विसर्ग के सामने मूर्धन्य अघोष व्यंजन ट आ जाता है तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी? मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे धनु प्लस में टंकार है, जैसे धनु प्लस टंकार है, जैसे तो क्या बन जाएगा? धनुष टंकार बन जाएगा। धनुष, ये विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? मूर्धन्य श में चेंज हो जाएगा और ये आगे का ऐसे कैसे धनुष टंकार बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब है दंत है। अब ये तीनों श स के में ही परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। जैसे तालव्य का कर लिया हमने, मूर्धन्य का कर लिया, अब दंत्य अघोष का करेंगे। अब दंत्य अघोष विसर्ग के सामने त और स आ जाए तो कौन से स में परिवर्तित हो जाएगा? इस स में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नमः है प्लस ते है, जैसे तो क्या बन जाएगा? विसर्ग है, यहाँ पर सामने क्या आ गया? दंते त आ गया। तो कौन से स में परिवर्तित हो जाएगा? दंते स में ही परिवर्तित हो जाएगा और हमारा बन जाएगा नमस्ते, ठीक है। अब ये तो थे तीनों श में चेंज हो रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं ये दो दंते स में भी चेंज होगा और मूर्धन्य श में। वो कैसे होगा? जैसे अ आ हो, विसर्ग से पहले अ आ हो और सामने क या प वर्ण आ जाए। क वर्ण क्या, क और प क्या है? अघोष है। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या है? अघोष है। तो क और प यदि आ जाता है अघोष तो किस में चेंज हो जाएगा? इसमें चेंज हो जाएगा, स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम करके देखते हैं, जैसे पूरा है प्लस में कार है, ठीक है। पूरा है, ये विसर्ग से पहले क्या आ गया? इसके अंदर क्या है? अ है, ठीक है। तो इसका बन जाएगा पुरस्कार, ठीक है। अब नमः है यहाँ पर, ये भी अ है इसके अंदर, ये नियम चल रहा है हमारा। तो नमः है प्लस में कार हो जाएगा, नमस्कार, ठीक है। जैसे पर है प्लस में पर आ गया। अब ये है प, यहाँ पर अ आ से पहले विसर्ग है, अ आ के बाद विसर्ग है, अ के बाद विसर्ग है और सामने क्या आ गया? प आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा परस्पर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अगर ई या ऊ हो, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और सामने क प आ जाए तो मूर्धन्य श में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे? जैसे बही प्लस कृत है, ठीक है। क आ गया सामने और बही आ गया, ई आ गई, छोटी ई आ गई विसर्ग से पहले, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? मूर्धन्य श में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा बहिष्कृत। आविष्कार, चतुष्पद, ठीक है। अब हम कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे च आ गया, च किसका है? तालव्य वर्ण है च, तो कौन सा श आ जाएगा? तालव्य श ही आएगा। तो यहाँ पर बनेगा अंतश चेतना, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या बनेगा? कश्चित, ठीक है। यहाँ पर बनेगा, ये भी च है तो कौन सा श आ जाएगा? च है तो कौन सा श आएगा? तालव्य श ही आएगा और यहाँ पर बनेगा तपश्चर्या, ठीक है। अब यहाँ पर बनेगा मन है, मनश्चेतना, यश है। अब ये कौन सा नियम है? श आ गया यहाँ पर, तो यही श, च या श में से कोई भी आ जाए तो ये श में ही चेंज होगा, आधा श बन जाएगा। विसर्ग जो है यशस शेष बन जाएगा। देखो, शेष तो हमारा ऐसे कैसे, यश में भी श है तो हमें विसर्ग से भी हमने क्या आधा श लेना है, तो इसलिए ये शब्द इस प्रकार से बनेगा, यशस शेष, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो मन है प्लस में ताप आ गया, अब ये दंते आ गया यहाँ पर, तो कौन सा स चीज परिवर्तित होना चाहिए, हमारा दंते से ही आना चाहिए। आप देखो इससे आपको अंदाजा हो गया कि यहाँ पर जो उत्तर पद है वहाँ पर जिस उच्चारण स्थान से जो वर्ण आ रहे हैं श और श और श, उसी उच्चारण स्थान से आ रहे हैं। अगर दंते आ रहा है तो दंते में चेंज हो जाएगा, श में, मूर्धन्य आ रहा है तो मूर्धन्य श में, और अगर तालव्य वर्ण आ रहा है तो तालव्य श में चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है त आ गया सामने, तो क्या बनना चाहिए हमारा, मनस्ताप। अब यहाँ पर त आ गया, शिरस त्राण, शिरस कवच को बोलते शिरस त्राण बन जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गया स, प्रातः स्मरण बन जाएगा, प्रातः। अब देखो विसर्ग चेंज होगी, किसमें, ये स है, ये रहा स हमारा, तो क्या बनना चाहिए, आधा स बनना चाहिए, प्रातः स्मरण, प्रातः स्मरण। प्रातः स्मरण आधा स भी आएगा यहाँ पर। और जैसे पुरस्कृत, पुरस, अब देखिए क आ गया यहाँ पर, ठीक है, क आ गया तो कौन सा स आना चाहिए हमारा, ये वाला, क और प आ गया तो कौन सा स होगा, पुरस्कृत, ठीक है। अगर क और प से पहले ई या ऊ हो फिर तो आएगा मूर्धन्य स, और अगर क और प से पहले ए आ हो तो दंत्य स आएगा, तो इसलिए यहाँ पर पुरस्कृत बनेगा। भास्कर, भास्कर, ठीक है। और यहाँ पर बृहस्पति, स क्यों बनेगा यहाँ पर, क्योंकि विसर्ग से पहले अ है, विसर्ग से पहले क्या है, ह के अंदर अ है, तो बृहस्पति बन जाएगा, बृहस्पति। तिरह है, तिरस्कार बन जाएगा, तिरस्कार। और यहाँ पर बनेगा प आ गया, लेकिन ऊ की मात्रा है यहाँ पर, प आ गया और ऊ की मात्रा है, तो कौन सा श बनेगा, मूर्धन्य श, तो यहाँ पर बनेगा चतुष्पद, चतुष्पद बनेगा। मुझे उम्मीद है आपको विसर्ग संधि समझ आ गई होगी और स्पष्ट भी हो गई है। मैंने अनेक उदाहरण आपको दिए हैं जिससे आपको विसर्ग संधि स्पष्ट हो गई। आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो बहुत सही तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ पर हमारा संधि का टॉपिक जो है वो समाप्त होता है और हम अगली वीडियो में नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो बच्चे बोर हो रहे थे कि मैम संधि बहुत हो गया, बहुत हो गया, क्योंकि बच्चों एक सीरीज बन जाती है अगर हम लगातार करते हैं। अब मैं बीच में टॉपिक छोड़ती तो थोड़ा सा सीरीज बिगड़ जाती है हमारी। अब जब आपका मन करे संधि देखने का तो आप एक ही जगह सारी वीडियोज़ मिलेंगी आपको, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको कई वीडियोज़ बनाई और ज़्यादा इसलिए बनाई, छोटी छोटी बनाई हैं ताकि आपको बोझिल ना लगे। छोटी छोटी वीडियोज़ आप देखिए, एक एक पॉइंट आप समझिए और संधि आपको आसान हो जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।